हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी एकदम बढ़िया हैं और अच्छे से अपनी प्रिपरेशंस कर रहे हैं। जो अभी तक करवाया है पढ़ा है सारा। यस और नो। आई होप आप सबने पढ़ लिया है। नहीं पढ़ा है तो देख लेना, मैं ऑनलाइन ही कान खींचूंगा। अगर हमने पढ़ना शुरू किया है तो अच्छे से शिद्दत से पढ़ना है। तो चलिए आज के हमारी क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम टॉपिक कर रहे थे चार्जिंग ऑफ द जीएसटी, मतलब जीएसटी जो है वो कब लगाया जाता है। तो जीएसटी में जो हमारा चार्जिंग पॉइंट है वो सप्लाई बनता है। दैट मीन्स जीएसटी जो लगाने की जो हमारी एक कंसिक्वेंसेज अराइज होती है वो सप्लाई की वजह से होती है। मैंने आपको बताया था सप्लाई के ऊपर एक डिटेल्ड चैप्टर है जिसे हम बाद में पढ़ेंगे। बट हमने बेसिक समझा था कि सप्लाई में अगर आपने सेम स्टेट में सप्लाई की है तो वो इंट्रा स्टेट सप्लाई मानी जाती है और उस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाया जाता है। वहीं पे अगर आपने सप्लाई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में की है तो फिर वहां पे आईजीएसटी चार्ज किया जाता है। फिर हमने ये भी समझा कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसपे गवर्नमेंट बाद में एक डेट बताएगी, वहां पे जीएसटी लगाना शुरू किया जाएगा। देन हमने मेन जो कॉन्सेप्ट समझा था वो था आरसीएम का। दैट मीन्स अंडर सेक्शन 9(3) गवर्नमेंट ने एक लिस्ट जो है वहां पे प्रोवाइड कर रखी है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज स्पेसिफाइड है जिसपे आरसीएम लगेगा। आरसीएम का मतलब था रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, मतलब टैक्सेस बायर पे नहीं, बायर सेलर को पे नहीं करेगा। इंस्टेड ऑफ दैट बायर खुद गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करवाएगा। इवन हमने सेक्शन 24 में पढ़ा था, इफ यू आर लाइबल टू पे आरसीएम, इफ यू आर लाइबल टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम, देन यू आर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन कंपल्सरीली अंडर सेक्शन 24। ये भी हमने पढ़ा था। तो आरसीएम की जो लिस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब गुड्स एंड सर्विस दोनों ही नोटिफाइड है, बट हमारे सिलेबस के पर्पज से हम सिर्फ सर्विसेज ही पढ़ते हैं और वो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस की थी। तो आज हमें हमारे इस चैप्टर का सेकंड पार्ट पूरा करना है। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो आज की क्लास छोटी ही रहने वाली है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम चोरी करोगे और पढ़ोगे नहीं। आज अगर आपको टाइम मिल रहा है, आज क्लास छोटी है, तो कोशिश करना कि पूरे चैप्टर को आप रिवाइज कर सको तो आपके रिवीजन साथ में हो सके। ठीक है, चलिए मैं कोशिश करूंगा। मैंने पहले भी बताया था कि हम कोशिश करेंगे 28 से 30 क्लासेस जो है हमारी इसी साइज की 40 से 50 मिनट या मैक्सिमम 1 घंटे की हो, ताकि लगभग 30 आवर्स का आपका एक कंटेंट बन सके जिसमें आप कंप्लीटली जीएसटी को रिवाइज कर सको। चलिए तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है कंपोजिशन स्कीम। सेक्शन 9 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, चार्जिंग सेक्शन, हम कल वाली क्लास में पढ़ रहे थे। आज वाली क्लास में हमें पढ़ना है सेक्शन 10। आज हमें पढ़ना है सेक्शन 10। ये जो सेक्शन 10 बनाया गया है ये कंपोजिशन स्कीम के लिए बनाया गया है। तो कंपोजिशन स्कीम क्या होती है, क्यों बनाई गई, आज सभी उस चीजों को डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि कंपोजिशन स्कीम जो है वो क्यों बनाई गई। देखो होता क्या है, इंडिया में ना बहुत सारे स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं। इंडिया में बहुत सारे स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं, या स्मॉल बिजनेसमैन, मैं कहूंगा टैक्स पेयर भी नहीं, मैं कहूंगा स्मॉल बिजनेसमैन है। इंडिया में बहुत सारे छोटे बिजनेसमैन हैं जो डेली बेसिस पे अपना बिजनेस चलाते हैं, जिनकी टर्नओवर मैं कहूंगा साल की 50 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ या 1.5-2 करोड़ है, जो आप कह सकते हो कि सालाना माल बेचते हैं। आप कहोगे सर 1.5 करोड़ 1 करोड़ माल बेचने वाला छोटा बिजनेसमैन, बिल्कुल। आज के समय के हिसाब से आप देखिए जो महंगाई है या जो आपका बिजनेस का कल्चर है, वहां पे 50 लाख, 80 लाख या 1 करोड़ की टर्नओवर कोई बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। अब हुआ क्या, अब ये जो बिजनेसमैन है, अगर इनके टर्नओवर लेट से मैं मान लेता हूं, हाइपोथेटिकली अज्यूम करते हैं 80 लाख रुपीस है। अब हमने पढ़ा है कि जीएसटी में अगर आप ओनली गुड्स भी बेचते हो तो आपकी लिमिट 40 लाख होती है, मैक्सिमम है जो हमारे पास, कुछ स्टेट में 20 है और कुछ स्टेट में तो 10 लाख भी है। बट एक बार मैक्सिमम लिमिट लेके चलते हैं 40 लाख की। अब मुझे 40 लाख की लिमिट दी गई है, यानी कि उसके बियॉन्ड अगर मैं जाता हूं तो आई हैव टू टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन। यस और नो? यस। तो अब मैंने रजिस्ट्रेशन लिया और मेरी टर्नओवर मान लेते हैं 75 से 80 लाख है, तो मैं भी लाइबल हो जाऊंगा रजिस्ट्रेशन लेने के, क्योंकि मैंने 40 लाख से ज्यादा का माल बेचा है। तो मैंने रजिस्ट्रेशन ले लिया। अब सोचिए रजिस्ट्रेशन लेने के बाद मेरे लिए क्या समस्या आएंगी। सबसे पहली बात, मैं जो भी माल खरीदूंगा और मैं जो भी माल बेचूंगा, मुझे सबका डिटेल्ड रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। मैं क्या लाया था, क्या बेचा। सोचिए किराने वाला दुकान वाला है जिसके पास शायद 100 या 150 आइटम्स होती हैं, हर आइटम का ये हिसाब रखना कि कौन सा सामान कितना लाया और फिर कौन सा कितना बेच दिया। ओके। इसके अलावा
हम जब माल लाए तो हमने जीएसटी भरा है, हमने जीएसटी पे किया है जब हमने परचेज किया, जिसका हम आईटीसी क्लेम करते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। और जो हमने माल बेचा है उस पे हमने कस्टमर से टैक्स कलेक्ट किया है जो हमें पे करना होता है, जो हमारा आउटपुट टैक्स कहलाता है। परचेज पे जो हम देते हैं उसे इनपुट टैक्स कहते हैं, क्योंकि हमने वो दिया है जिसका हमें क्रेडिट मिलेगा। और जो हम कस्टमर से कलेक्ट करते हैं वो हमें गवर्नमेंट को देना होता है, डिपॉजिट करवाना होता है, दैट इज नोन एज अवर आउटपुट टैक्स, जो हमारी लायबिलिटी बनती है। इनपुट टैक्स आपकी काइंड ऑफ एसेट होती है और आउटपुट टैक्स काइंड ऑफ आपकी लायबिलिटी होती है। तो अब मुद्दा आया कि जब आप परचेज और सेल के ट्रांजेक्शन करोगे तो हमारा जीएसटी लॉ कहता है कि आपको पूरी डिटेल मेंटेन रखनी पड़ेगी कि किस चीज का आपने आईटीसी क्लेम किया है और कौन कौन सा आउटपुट टैक्स आपको पे करना है। यानी कि मुझे ना सिर्फ परचेज सेल की बल्कि मेरे टैक्सेस की भी फुल डिटेल मेंटेन करनी पड़ेगी। नंबर थर्ड, ये जो आईटीसी है ये हमारी एक एसेट है, नो डाउट, बट ये आईटीसी ना, इसे क्लेम करना अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या की बात है। मैं यह कहूंगा कि बहुत बड़ा एक, आप कह सकते हो, मुश्किल टास्क है, जिसके बाद आपको आईटीसी मिलता है। सर ऐसा क्या है, ऐसा क्या है, वो हम जब आईटीसी का चैप्टर पढ़ेंगे तब समझेंगे कि छोटे छोटे ऐसे इतने सारे प्रोविजन हो जाते हैं जिन सबको देख के आपको इनको अल्टीमेटली क्लेम करना होता है। तो ये कोई बहुत सिंपल सा काम नहीं रह जाता। अब ये सारे काम जब एक छोटा बिजनेसमैन करता है तो देखो खुद नहीं कर सकता, ऑफ कोर्स उसे कोई ना कोई प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट होगी। अब प्रोफेशनल देखेगा कि भाई इतना सारा काम करना है, एंड साथ में जो रेगुलर जो टैक्स पेयर्स होते हैं उनके लिए रिटर्न्स भी फाइल करनी होगी, उन्हें जीएसटी में हमें रिटर्न भी फाइल करनी होती है। इवन अगर आपने कोई माल नहीं भी बेचा है तो नील की रिटर्न तो फाइल करनी कंपलसरी है। तो इतना सारा काम एंड देन इतनी सारी रिटर्न साल में आपको भरनी पड़ेगी, जिसके बाद ये प्रोफेशनल बहुत हैवी फीस मांग सकता है उस बिजनेसमैन से। अब बिजनेसमैन उस केस में क्या करेगा? छोटा बिजनेसमैन है, जितना इतना ज्यादा माल नहीं बेच पा रहा है, बट कंप्लायंस बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो गवर्नमेंट ने कहा ये सारी समस्याएं, इन सभी समस्याओं का एक हल निकालते हैं। वो हल है कंपोजिशन स्कीम। अब ये कंपोजिशन स्कीम इन सभी समस्याओं का हल कैसे है? तो मैं कहूंगा ये एक सिंप्लीफाइड वर्जन है ऑफ टैक्स पेमेंट का। सिंप्लीफाइड वर्जन इसलिए है क्योंकि अब आपको कोई आईटीसी क्लेम करने की झंझट नहीं है, ना आपको सेल परचेज के रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, ना आपको आउटपुट टैक्स का ध्यान रखना है, और ना ही आपको इतनी सारे रिटर्न्स फाइल करने की जरूरत है। ये सारी समस्याएं सिर्फ एक कंपोजिशन स्कीम आपकी सॉल्व करती है। कैसे? गवर्नमेंट ने एक सिंप्लीफाइड स्कीम लॉन्च की है जिसकी एक लिमिट है, छोटे बिजनेसमैन के लिए है, तो छोटी टर्नओवर की एक लिमिट सेट की गई है। अगर आपकी टर्नओवर उस लिमिट से कम है तो आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हो, और ऐसे केसेस में आपने कुछ भी खरीदा है उसका आपको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। आपने कोई भी जीएसटी अगर पीछे पे किया उसका कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। एंड सिंप्लीफाइड वे में एक छोटी रेट से, जो कि नॉर्मली 1% आती है, देखेंगे क्या क्या है, बट नॉर्मली 1% है, वो आपको पे करना होता है। एंड ये टैक्स आप कस्टमर से नहीं कलेक्ट करते, सीधा अपनी जेब से निकालते हो। लाइक अगर मान लो मैं 100 रुपए का माल लेके आया हूं और उस पर मैंने 18 का जीएसटी दिया है, तो पहली बात तो मैं कहूंगा सर 18 मेरा कॉस्ट बन जाएगा, इसका मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा, तो मैं कहूंगा परचेज मेरी 118 की है। दूसरा, जब मैं ये माल बेचूंगा, लेट्स से मैंने ये माल 150 रुपए में बेचा है। अब हो सकता है नॉर्मली ये प्रोडक्ट 18% वाला हो, बट मुझे ऐसा कुछ नहीं करना, मुझे कस्टमर से सिर्फ 150 रुपए पे 1.5 रुपया चार्ज करना है। सॉरी, कस्टमर पे चार्ज नहीं करना, मुझे इस 150 रुपए पे 1.5 रुपए का टैक्स जो है वो खुद से जमा करवाना है। ये कस्टमर से नहीं ले सकता, कस्टमर से मैं 150 रुपीज ही चार्ज करूंगा। मुझे ये 1.5 रुपए जो होता है, ये जो 1.5 रुपीज है, ये अपनी जेब से जमा करवाना होता है, मतलब मैं कस्टमर से कलेक्ट नहीं कर सकता। तो ऐसे केसेस में जो आप पीछे देके आए उसका आपको जो है कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। आगे आप कस्टमर से कुछ भी कलेक्ट नहीं कर सकते, ओनली आप अपना जो पैसा है सेल का वो लीजिए, और ये 1.5 रुपए का जो जीएसटी है ये गवर्नमेंट को आप अपनी जेब से कैश में पे कर दीजिए। अब आप सोचिए, इसमें आपको जो डिटेल मेंटेन करनी थी कि कितना माल किससे खरीदा, कितना आईटीसी बना, देन कितना माल किसको बेचा, 12% वाला बेचा, 5% वाला बेचा, 18% वाला बेचा, वो सारी चीजें आपको नहीं करने की जरूरत। सिंपली जो माल खरीदा है ओके है, कोई आईटीसी नहीं मिलना, जो बेचोगे उसका एक फिक्स परसेंटेज आपको पे करना है।
तो इसे कैलकुलेट करना बहुत आसान होगा, आप अपने टोटल सेल महीने की निकाल के उसका सीधा 1% कैलकुलेट कर सकते हो। तो किसी बड़े प्रोफेशनल की आपको इसके लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, रही बात रिटर्न्स की, तो नॉर्मली जहां पे एक टैक्स पेयर साल में 12 से 15 रिटर्न फाइल करता है, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं, 12 भी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि यहाँ पे कम से कम 15-16 रिटर्न एटलीस्ट एक रेगुलर टैक्स पेयर फाइल करता है। वहीं पे कंपोजिशन डीलर को ओनली 1 रिटर्न फाइल करनी है साल में। 4 बार टैक्सेस देने, क्वार्टरली टैक्स पे करता है कंपोजिशन डीलर, हर 3 महीने के बाद उसे टैक्स देना होता है। लाइक अप्रैल मई जून में उसने जो भी सेल की है उसका फिक्स परसेंट, लेट्स से वो 1% है, तो लेट्स से आपने 3 महीने में अगर 10 लाख का माल बेचा है तो 1% यानी कि 10,000 रुपए आप अप्रैल मई जून के नाम के जुलाई में जमा करवा सकते हो। एंड सिमिलर वे में जुलाई अगस्त सितंबर के अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के जनवरी और जनवरी फरवरी मार्च के अप्रैल में पे करके अगले साल आप 30 अप्रैल तक अपने रिटर्न एक बार भर सकते हो। सिंगल रिटर्न फाइल करनी होती है, तो हेंस आपकी जो रिटर्न भरने की जो झंझट है, जो आपकी मेहनत है, वो भी यहाँ पे खत्म कर दी है गवर्नमेंट ने। तो ये है कंपोजिशन स्कीम, जो एक सिंप्लीफाइड वर्जन है टैक्स पेमेंट का। तो इसमें क्या क्या प्रोविजन बनाए गए हैं आज हमें वही पढ़ना है। मैंने आपको बेस बता दिया और मैंने बहुत सारी चीजें आपको ऑलरेडी बता भी दी है, बट स्टिल सब चीजों को एक बार फिर से पढ़ते हैं, जो लॉ में लिखा गया है उसे समझते हैं। चलिए, तो सबसे पहले कंपोजिशन स्कीम सेक्शन 10 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट में हम ये पढ़ रहे हैं। क्या लिखा गया है? इट इज अ सिंप्लीफाइड टैक्सेशन स्कीम फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स या बिजनेसमैन। छोटे बिजनेसमैन या टैक्स पेयर्स के लिए एक सिंप्लीफाइड वर्जन यहाँ पे लॉन्च किया गया है। इट इज अ वॉलंटरी नेचर, इट इज वॉलंटरी इन नेचर, यानी कि ये जरूरी नहीं है कि आप छोटे टैक्स पेयर हो तो आपको कंपोजिशन लेना पड़ेगा, ये ऑप्शनल है। तो मतलब मैं अगर छोटा बिजनेसमैन हूं तो क्या मैं इसके अगेंस्ट में जो स्कीम होती है उसे हम रेगुलर स्कीम बोलते हैं, तो क्या मैं रेगुलर स्कीम में जा सकता हूं अगर मैं छोटा बिजनेसमैन हूं? द आंसर इज यस। कंपोजिशन आपके भले के लिए है, आप नहीं चाहते उसे ऑप्ट करना तो आप मत कीजिए, दैट इज टोटली अप टू यू। ओके, थर्ड, बहुत सारे कंसेशन मिले हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इस व्यक्ति को स्टॉक की डिटेल ज्यादा मेंटेन नहीं करनी, इस व्यक्ति को इनपुट की आउटपुट की डिटेल मेंटेन नहीं करनी, इस व्यक्ति को रिटर्न्स कम फाइल करनी है, इससे बड़े बेनिफिट और क्या ही दिए जाएंगे। नेक्स्ट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपोजिशन स्कीम। रिसेंटली गवर्नमेंट ने कुछ अमेंडमेंट की थी कुछ समय पहले, जिसके बाद अब कंपोजिशन की स्कीम के 2 अलग अलग टाइप्स हैं। पहले जब इनिशियली कंपोजिशन स्कीम आई थी तो वो सिर्फ गुड्स बेचने वालों के लिए थी और सर्विस के नाम पे सिर्फ जो रेस्टोरेंट वगैरह चलाते हैं उनके लिए थी। बट लेटर ऑन गवर्नमेंट ने कहा कि भाई छोटे बिजनेसमैन सिर्फ गुड्स नहीं बेचते, छोटे बिजनेसमैन सर्विसेज भी देते हैं। लाइक कोई सैलून चला रहा है, कोई मान लीजिए छोटा कोचिंग सेंटर चला रहा है, या कोई इसी टाइप की अदर सर्विसेज, लाइक कोई कारपेंटर है या कोई भी छोटी मोटी सर्विसेज, प्लम्बिंग की सर्विसेज देता है जिसकी टर्नओवर साल की 20 से 25 लाख रुपए है एंड ही इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, तो उसके लिए भी बर्डनसम हो जाता था रेगुलर स्कीम में जाना। इसलिए गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम लॉन्च की थी, जिसके बाद अब कंपोजिशन के 2 तरीके हैं हमारे पास। एक चीज याद रखना, ही कैन नॉट कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम कस्टमर। इसे जो भी भरना पड़ेगा ना, ये जो छोटी सी परसेंटेज भरवाई जाती है ये आपको खुद भरनी पड़ेगी। अब आप ये नहीं कह सकते सर ये भी कस्टमर से दिलवा दो, नहीं, आपके लिए इतना गवर्नमेंट ने सोचा है तो थोड़ा सा आप भी कीजिए और थोड़ा सा पैसा अपनी जेब से निकालिए। कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, हेंस आपको सारा का सारा पैसा खुद से अपने पैसे से अपने कैश से पे करना पड़ता है। चलिए, तो ये की हाईलाइट है कंपोजिशन स्कीम की। अब समझते हैं क्या स्कीम है। देखिए मैंने आपको बताया यहाँ पे 2 अलग अलग वर्जन है कंपोजिशन स्कीम के। समझते हैं कौन सी स्कीम कब मिलती है। तो मैं आपको पहले बता देता हूं कि सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एक स्कीम है एंड सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A अलग स्कीम है। 2 स्कीमें हैं जो सेक्शन 10(1) और 10(2A) में बताई गई है। सबसे पहले 10(1) में जो आपकी स्कीम है वो नॉर्मली बोली जाती है कि वो गुड्स वालों के लिए है, वो गुड्स वालों के लिए, और ऐसे ही 10(2) बोली जाती है कि वो सर्विस वालों के लिए। बट मैं इस बात से कंप्लीटली एग्री तो नहीं करूंगा, हाँ होता है मोटा मोटी ऐसा ही कुछ, बट 10(2) में आप कहते हो कि सर्विस वालों के लिए, नहीं ऐसा नहीं है, सर्विस के साथ साथ वहां गुड्स भी हो सकते हैं। जो पर्सन 10(1) में एलिजिबल नहीं है वो 10(2A) में जा सकता है। तो 1 बाय 1 देखते हैं और समझते हैं कि क्या इन दोनों में लिखा गया है। सबसे पहली बात, मैंने आपको बताया कि छोटे बिजनेसमैन के लिए, तो सर छोटा क्या होता है? तो गवर्नमेंट ने बोला जिनकी टर्नओवर नॉर्मल स्टेट के केस में 1.5 करोड़ रुपए तक है एंड स्पेशल कैटेगरी स्टेट के केस में 75 लाख रुपए तक की सालाना टर्नओवर है पिछले साल की,
आज इस साल लेट से आप 24-25 में कंपोजिशन लेना चाहते हो तो 23-24 में आपकी टर्नओवर क्या थी ये देखा जाएगा। अगर आपकी टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है पैन इंडिया बेसिस, पूरे इंडिया की टर्नओवर आपकी 1.5 करोड़ रुपए है, या फिर आपकी स्पेशल स्टेट से केस में 75 लाख तक की टर्नओवर है, तो उस केस में आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो 10(1) वाली। और 10(2)A में ये लिमिट सिर्फ 50 लाख की रखी गई है, बिकॉज वहां बेसिकली सर्विस वालों के लिए वो स्पेशल बनाया गया था। ठीक है, वहां पे आप गुड्स बेच सकते हो, समझेंगे वो कैसे है, बट इतना समझ लो कि मोटा मोटे 10(2)A को इंट्रोड्यूस करने का गवर्नमेंट का पर्पस था कि सर्विस सेक्टर वालों को भी एक कंपोजिशन स्कीम मिले। चलिए, सप्लाई, जब 10(1) की बात करते हैं तो यहाँ गुड्स एंड सर्विस दोनों हो सकती है, बट यहाँ पे ना सर्विस बहुत थोड़ी हो सकती है। देखा, पहले तो गवर्नमेंट ने एक सर्विस है जिसके लिए पूरी कंप्लीटली कंपोजिशन स्कीम दे रखी है, वो है रेस्टोरेंट सर्विस। बेसिकली गवर्नमेंट ने 3 कैटेगरी बनाई है, वन इज फॉर ट्रेडर, ये 10(1) की बात कर रहा हूं मैं। 10(1) में 3 कैटेगरी है, ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर और रेस्टोरेंट सर्विस वाले। अब इसके अलावा जो सर्विस वाले हैं उन्हें 10(1) में स्कोप नहीं मिलता था, तो गवर्नमेंट ने थोड़ा सा स्कोप डाला था कि अदर सर्विसेज 5 लाख रुपए या आपकी टर्नओवर का 10% तक हो सकती है। रेस्टोरेंट सर्विस के अलावा आप 10(1) का सेक्शन ऑप्ट करके कितनी सर्विसेज दे सकते हो, अपनी टोटल टर्नओवर का 10% या 5 लाख, विच एवर इज हायर। तो लेट्स से अगर मान लीजिए एक मिस्टर ए है, ये स्पेयर पार्ट्स बेचता है, व्हीकल्स के स्पेयर पार्ट्स सेल करता है, गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स बेचता है। तो अब ये स्पेयर पार्ट्स बेचने से इसका जो माल बिकता है, गुड्स बेचते हैं, वो है 70 लाख रुपए की। इसकी टर्नओवर स्पेयर पार्ट बेचने से 70 लाख है। लेकिन जब कस्टमर इसके पास आता है तो ना सिर्फ स्पेयर पार्ट बेचता है कि उनकी रिपेयरिंग की सर्विस भी देता है, और जैसे ही रिपेयरिंग की सर्विस देने लग गया, ही इज अ सर्विस प्रोवाइडर। तो गवर्नमेंट ने बोला अगर आप सेक्शन 10(1) में एलिजिबल होना चाहते हो तो फिर आप 70 लाख का माल बेच रहे हो, ओके है, आप साथ में सर्विस भी दे सकते हो। कितनी सर्विस दे सकते हो? 5 लाख और 10% ऑफ योर टर्नओवर, जो भी आपकी टोटल टर्नओवर बनेगी। तो लेट्स से अगर हम बात करें कि इस रिपेयर सर्विसिंग की इस व्यक्ति की 5 लाख की ही टर्नओवर है, तो इस व्यक्ति की टोटल टर्नओवर बनेगी 70 लाख का गुड्स बेचता है ये, और 5 का सर्विस, तो 75 लाख की जो अमाउंट है उसका 10% यानी कि 7.5 लाख रुपए तक आप जो है सर्विसेज दे सकते थे, और आपने 5 ही दी है, तो हेंस आप एलिजिबल हो। बट इन केस अगर इस व्यक्ति ने सर्विसेज जो दी होती वो 5 लाख की नहीं होती, अगर 10 लाख की होती, अब क्या होता? तो आप कहते हैं सर 5 लाख और 10% ऑफ टर्नओवर। अब टर्नओवर कितनी हो चुकी है? 70 की गुड्स, 10 की सर्विस, तो 80 लाख का 10% यानी कि 8 लाख। इन दोनों में से जो भी हाइयर है, तो आप मैक्सिमम एलिजिबल होते 8 लाख, बट आपने 10 लाख की दे दी, तो हेंस आप 10(1) में एलिजिबल नहीं हो। तो सर 10(2)A में चले जाएं, मैं कहूंगा वहां भी आप एलिजिबल नहीं रहे, क्योंकि वहां लिमिट है 50 लाख की, और आपने ऑलरेडी 80 लाख कर दिया है। तो दैट मीन्स ना तो आप 10(1) में एलिजिबल हो, ना 10(2)A में एलिजिबल हो, आपको इस केस में रेगुलर स्कीम में जाना पड़ेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से मिस्टर ए 30 लाख के गुड्स बेचता है, मिस्टर ए 30 लाख के गुड्स बेचता है और साथ में वो 15 लाख की सर्विसेज देता है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या वो व्यक्ति 10(1) ले सकता है? क्या वो व्यक्ति 10(1) ले सकता है? आप कहोगे सर नहीं ले पाएगा, क्यों? बिकॉज इसकी टोटल टर्नओवर 45 लाख की है। तो वो सर्विसेज कितनी दे सकता है? 10% ऑफ टर्नओवर, दैट इज 4.5 लाख, और 5 लाख विच एवर इज हायर, यानी कि 5 लाख तक की सर्विस दे सकता था, बट उसने 15 लाख की सर्विस दे दी। दैट मीन्स ही इज नॉट एलिजिबल अंडर 10(1). 10(1) में एलिजिबल नहीं है। बट क्या ये 10(2)A वाले ले सकता है? द आंसर इज यस, इस बार ले सकता है, बिकॉज इसकी टर्नओवर अप टू 50 लाख है। और 50 लाख वाला जो केस है, 10(2)A का जो केस है, वहां पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी सर्विस कितनी होनी चाहिए। वहां पे आप इवन 50 लाख की भी सर्विस बेच सकते हो, दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हेंस ये व्यक्ति 10(1) में तो एलिजिबल नहीं हुआ, बट 10(2)A में जरूर एलिजिबल हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? और अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि 10(2)A सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए नहीं है, उसमें गुड्स भी साथ में हो सकते हैं।
बट मोस्टली बनाया गया था उसे सर्विस प्रोवाइडर को ही ध्यान में रखते हुए, लेकिन इस टाइप के लोग भी उस स्कीम में एलिजिबल हो जाएंगे, बिकॉज ये व्यक्ति 10(1) में एलिजिबल नहीं है, ये 10(2)A में अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकता है और हेंस ये एलिजिबल हो गया है, तो ये अपने 10(2)A में रजिस्ट्रेशन ले सकता है। क्या ये बात क्लियर है? यस। चलिए, तो 10(1) में आप गुड्स बेचो, सर्विस बेचो, बट सर्विस आपकी मैक्सिमम 10% ऑफ द टर्नओवर या 5 लाख विच एवर इज हायर तक ही हो सकती है। लेकिन जब सेक्शन 10(2)A की बात करते हैं तो यहां पे आप गुड्स एंड सर्विसेज दे सकते हो, कितनी भी दो, लेकिन अप टू 50 लाख होनी चाहिए। सर्विस और गुड्स का रेशियो कोई भी हो सकता है। जो व्यक्ति 10(1) में एलिजिबल नहीं होता वही 10(2)A में आता है, तो वहां पे वो गुड्स और सर्विस दोनों भी बेच सकता है, बट याद रखना आपकी टर्नओवर अप टू 50 लाख होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, टैक्स कितना है? सर आपने कहा था छोटा सा टैक्स देना है, वो छोटा सा टैक्स क्या है? सबसे पहले जो मैन्युफैक्चरर है उन्हें 1% ऑफ द टर्नओवर पे करना है। अब ध्यान रखना, वैसे तो एक्ट में ये रेट 2% लिखी गई है, बट फॉर द टाइम बिंग जो नोटिफाइड रेट है वो ओनली 1% है। तो यानी कि अगर आप टैक्सेबल टर्नओवर आप अगर टर्नओवर की बात करो मैन्युफैक्चरर के केस में, तो उसे 1% देना ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर मतलब टोटल टर्नओवर उसकी जो स्टेट में है, जिसमें टैक्सेबल और एग्जाम दोनों शामिल है। सिमिलर वे में जो ट्रेडर होते हैं, अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो 1% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर लिखा गया है। मतलब अगर आप ट्रेडर हो तो आपको ओनली टैक्सेबल प्रोडक्ट की टर्नओवर का 1% पे करना है। इस केस में एग्जम्प्ट के ऊपर टैक्स नहीं लगता, बट मैन्युफैक्चरर के लिए टोटल टर्नओवर के ऊपर 1% लगाना है। एंड लास्टली जो रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जो रेस्टोरेंट चलाते हैं, जो अपने जो आप जहां पे जाते हो, घूमते फिरते हो, खाते हो, वहां पे आपको 5% ऑफ द टर्नओवर जो है वो पे करना होता है। ठीक है, अब ये चीज यहाँ पे लिखी गई है टैक्स के रेट के रिगार्डिंग। बट अगर आप 10(2)A में बात करोगे, जो सर्विस प्रोवाइडर के लिए ही बनाया गया था, तो वहां पे गवर्नमेंट ने हाइयर रेट रखी है 6%, बिकॉज मोस्ट ऑफ द सर्विसेज 18% जीएसटी में कवर होती है। तो गवर्नमेंट ने बोला देखो 18% से 6 पे ले आए, हमने बहुत कंसेशन दे दिया है, तो आपको यहाँ पे 6% टैक्सेस देना होता है। और सबसे बड़ी बात, आप ये कस्टमर से कलेक्ट नहीं कर सकते। सबसे जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है कंपोजिशन का वो यही है कि आपको खुद की जेब से पे करना होता है। तो एक चीज समझो, अगर एज अ प्रोफेशनल आपसे कोई पूछता है कि सर हम कंपोजिशन लें, तो सिर्फ स्कीम की सिंप्लीफिकेशन होना ही काफी नहीं है। आपको बहुत सारी चीजें और भी देखनी पड़ेगी, जिसमें आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होगा कि अगर ये व्यक्ति कंपोजिशन लेगा तो कितना आईटीसी इसका चला जाएगा, बिकॉज आप आईटीसी नहीं ले सकते। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो व्यक्ति है इसका कितना आईटीसी वेस्ट हो जाएगा एंड कितना पैसा इसे अपनी जेब से भरना पड़ जाएगा यहाँ पे, बिकॉज 6% अमाउंट एक अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है। आप समझिए, अगर आप 40 लाख की सेल करते हो, अगर 10(2)A में आपने रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो लगभग 2.5 लाख रुपए तो आपका जीएसटी चला गया, ऑलमोस्ट 2.5 लाख का जीएसटी। गवर्नमेंट का प्रोस्पेक्टिव ये था कि सर्विस प्रोवाइडर के लिए है, तो एक सर्विस प्रोवाइडर अच्छा मार्जिन अर्न करते होंगे 40-50%, जिसमें से हम उन्हें 6% देने के लिए बोल रहे हैं, बट स्टिल इट इज टू हाई अमाउंट टू पे। ठीक है, बट स्टिल कैलकुलेशन आपको करनी होती है, देन आपको समझना पड़ता है। ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है कि 6% हमें पे करना है। अब मुद्दा है सर क्या सब कोई कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं जिनकी टर्नओवर इस लिमिट में है? तो गवर्नमेंट ने कहा देखो हम वैसे तो छोटे बिजनेसमैन के लिए लाए हैं, बट कुछ छोटे बिजनेस हमें पसंद नहीं है, या अगर मैं कहूं तो कुछ छोटे बिजनेस ऐसे हैं जिसे गवर्नमेंट कंपोजिशन स्कीम नहीं देना चाहती। वो क्या क्या है? नंबर 1, एक ऐसा व्यक्ति जो एग्जम्प्ट गुड्स बेचता है, एग्जम्प्ट सप्लाई करता है सर्विसेज की, उसे कंपोजिशन स्कीम नहीं दिया जाएगा। गवर्नमेंट का इंटेंशन साफ था कि भाई तुम अगर एग्जम्प्ट प्रोडक्ट बेच रहे हो तो तुम्हें क्या करना है, कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करके। जब ऑलरेडी आप टैक्स फ्री आइटम बेच रहे हो तो फिर आप 1%, 2%, 5%, 6% क्यों देना चाहते हो? तो गवर्नमेंट ने कहा ऐसे केसेस में आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। दूसरा, अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप इंटरस्टेट सेल करते हो तो आप कंपोजिशन नहीं ले सकते, क्योंकि गवर्नमेंट मानती है कि अगर आप इंटरस्टेट सप्लायर हो तो आप छोटे बिजनेसमैन नहीं रहे, और हेंस आपको हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन में नहीं देंगे। अब याद रखना, यहाँ पे सिर्फ आउटवर्ड सप्लाई की यानी कि सेल की बात हो रही है, तो इसका मतलब मैं अगर दिल्ली में हूं और मैं राजस्थान से गुड्स परचेज करके दिल्ली में बेचता हूं, मैं दिल्ली में बिजनेसमैन हूं, मैं कहां पे रजिस्टर्ड हूं, कहां पे बिजनेस करता हूं? दिल्ली में। दिल्ली में मेरा बिजनेस है और मैं माल परचेज करता हूं सपोज पंजाब से, तो पंजाब से परचेज करके मैं दिल्ली में रिसीव करता हूं उन गुड्स को, दिल्ली में ही बेच देता हूं।
एम आई एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम? द आंसर इज यस। हमने सेल इंटरस्टेट नहीं की है, सेल तो हमने सेम स्टेट में की है, परचेजेस बस इंटरस्टेट हुई है। परचेज के लिए कोई मनाही नहीं है, मनाही सेल के लिए। आप इंटरस्टेट परचेज कर लो, वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप इंटरस्टेट सेल करते हो फिर हम आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं लेने देंगे। नेक्स्ट, जो पर्सन ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स बेचता है या सर्विसेज देता है, उसे भी कंपोजिशन स्कीम नहीं लेने दी जाएगी। दैट मीन्स अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, अमेजन, फ्लिपकार्ट के थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज बेचते हो तो वहां पे भी आपको जो है ये कंपोजिशन स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, स्पेसिफाइड गुड्स का मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर नॉट अ ट्रेडर। गवर्नमेंट ने एक लिस्ट नोटिफाई की है, अगर आप उस लिस्ट में जो गिवन प्रोडक्ट्स हैं उनको मैन्युफैक्चर करते हो तो अगेन गवर्नमेंट आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं लेने देगी। एंड लास्टली, सीटीपी और एनआरटीपी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को भी कंपोजिशन स्कीम नहीं लेने दी जाएगी। स्पेशल टैक्स पेयर्स होते हैं गवर्नमेंट के सबसे प्यारे दो बच्चे, सीटीपी और एनआरटीपी, हमने पढ़ा था। तो इनके लिए जो है गवर्नमेंट ने स्पेशल स्कीम बना रखी है, तो यहाँ पे भी आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेने दिया जाएगा एज अ कंपोजिशन डीलर। अभी मैंने आपको बताया कि कुछ गुड्स हैं स्पेसिफाइड जिनके लिए आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते। वो लिस्ट क्या है एक बार वो देखते हैं, गवर्नमेंट ने क्या चीज है जो नोटिफाई कर रखी है जिनके लिए आप नहीं ले सकते। तो देखिए यहाँ पे एक लिस्ट है जिसके केस में अगर आप मैन्युफैक्चरर हो इन चीजों के तो आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। आप आइसक्रीम मैन्युफैक्चर करने वाला व्यक्ति नहीं ले सकता। देखो, ट्रेडर ले सकता है, अगर आप आइसक्रीम किसी और से खरीदते हो देन बेचते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मनाही किसके लिए है? जो मैन्युफैक्चरर है। सिमिलर वे में पान मसाला, टोबैको प्रोडक्ट, एरिएटेड वाटर्स, एरिएटेड वाटर मतलब आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, फ्लाई एश ब्रिक्स, फ्लाई एश एग्रीगेट, फ्लाई एश ब्लॉक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मिल्स एंड सिमिलर सिलिशियस अर्थन्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्दन एंड रूफिंग टाइल्स। ये मोस्ट ऑफ द आइटम आप देखोगे तो वही आइटम है जो हमारे रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में भी आए थे, जहां पे गवर्नमेंट ने कहा था इन लोगों को ओनली गुड्स के केस में भी हम 40 लाख की हायर लिमिट नहीं देंगे, इनको 20 लाख ही दिया जाएगा। तो ये वो बिजनेसेस है जिसे गवर्नमेंट पसंद नहीं करती है, कहती है इन्हें नहीं लेने देंगे। तो ये मैन्युफैक्चरर को कंपोजिशन स्कीम जो है वो नहीं दी जाएगी। इन चीजों के मैन्युफैक्चरर को कंपोजिशन नहीं, रेगुलर टैक्स पेयर ही बनना पड़ेगा। चलिए, तो हम पढ़ रहे थे कि दो टाइप की गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं। पहली स्कीम जो मोस्टली गुड्स वालों के लिए है, जिसमें 3 कैटेगरी है, मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स एंड रेस्टोरेंट सर्विस वाले। इन्हें 1.5 करोड़ तक की टर्नओवर या स्पेशल कैटेगरी स्टेट में 75 लाख की लिमिट दी गई है और आप सर्विसेज दे सकते हो अप टू 10% ऑफ योर टर्नओवर और 5 लाख विच एवर इज हायर। इस केस में आपको एक सिंप्लीफाइड वे में टैक्स पे करना होता है। मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर 1% देते हैं। ये 1% का मतलब है 0.5% सीजीएसटी एंड 0.5% एसजीएसटी, और रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर 5% पे करता है, जो कि 2.5% सीजीएसटी और 2.5% एसजीएसटी बनता है। वहीं पे जो सर्विस प्रोवाइडर वाली स्कीम है 10 to A, वहां पे 50 लाख की लिमिट रखी गई है। वहां पे सर्विसेज चाहे पूरे 50 लाख की भी हो सकती है, या 50 में से आप कर सकते हो कि 20 लाख की सर्विस, 30 लाख की गुड्स, एंड जो भी आपको सुटेबल लगे। बट याद रखना, यहाँ पे आपको 6% टैक्स पे करना पड़ेगा, 3% सीजीएसटी और 3% एसजीएसटी। एक और चीज जो ध्यान रखनी है कि जो 1.5 करोड़ की लिमिट है, 75 लाख की लिमिट है या 50 लाख की लिमिट है, ये पैन इंडिया बेसिस पे देखी जाएगी। मतलब पूरे देश में आपकी एग्रीगेट टर्नओवर क्या है वो काउंट की जाएगी, जैसे हम रजिस्ट्रेशन के टाइम पे काउंट करते हैं, वो सारी टर्नओवर काउंट की जाती है। बस एक एक्सेप्शन है, एक फर्क है जो आपको ध्यान रखना है। जब आप एग्रीगेट टर्नओवर देखते हो तो सब कुछ देखा जाता है पिछले साल का पैन इंडिया बेसिस पे। ये जो 1.5 करोड़ या 75 लाख या 50 लाख की लिमिट के लिए बस जो आपकी सर्विस ऑफ प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांस है, आप लोगों को पैसा उधार देते हो एंड बदले में इंटरेस्ट चार्ज करते हो, ये भी एक सर्विस है जो जीएसटी में एग्जम्प्ट है। बस ये शामिल नहीं किया जाएगा एग्रीगेट टर्नओवर में। एंड इवन जब हमें 10(1) में बोला गया है कि आप अपनी सर्विसेज दे सकते हो, लेकिन कितनी? टोटल टर्नओवर का 10%, टोटल टर्नओवर का 10% या 5 लाख विच एवर इज हायर। इस केस में ये जो सर्विस आप प्रोवाइड करने की बात करते हो, तो जो सर्विस है लोन देने की वो यहां नहीं देखी जाती, उसे काउंट नहीं किया जाता। मतलब ये कि लेट्स से एक बिजनेसमैन है, उसकी गुड्स की टर्नओवर है 40 लाख, 40 लाख का वो गुड्स बेचता है, ठीक है, और सर्विस के नाम पे उसने कोई भी सर्विस नहीं दे रखी, सिर्फ उसने क्या कर रखा है, लोगों को पैसा उधार दे रखा है। लेट्स से इसने 60 लाख रुपीस लोगों को लोन दे रखा है।
अब इस 60 लाख के लोन पे मान लेते हैं सालाना वो 7 लाख का इंटरेस्ट कलेक्ट करता है, 7 लाख रुपीज, वो 7 लाख रुपीज इंटरेस्ट कलेक्ट करता है। तो इस व्यक्ति की अगर एग्रीगेट टर्नओवर हम अगर रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो 40 लाख की गुड्स और 7 लाख की सर्विस भी तो है तो एग्जम्प्ट, बट हमने पढ़ा था रजिस्ट्रेशन के लिए जब हम सेक्शन 22 की लिमिट अप्लाई करते हैं तो एग्जम्प्ट सप्लाई भी इंक्लूड होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी एग्रीगेट टर्नओवर क्या है फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 22, तो आप कहोगे सर इसकी एग्रीगेट टर्नओवर है 47 लाख। लेकिन अगर ये रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए इसकी एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 10 क्या है, जहां पे हम 1.5 करोड़ या 75 लाख को देखते हैं या 50 लाख को देखते हैं, तो फिर आप कहोगे कि सर ये 40 लाख है। इस केस में जब हम सेक्शन 10 के लिए एग्रीगेट टर्नओवर देखते हैं कि ये व्यक्ति कंपोजिशन के लिए एलिजिबल है या नहीं, देखिए इस व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं, द आंसर इज यस। 47 लाख की है इसकी सेल, जो आपके पास 40 लाख की लिमिट से क्रॉस कर जाती है, ठीक है। ओनली गुड्स में आप ये वाली सर्विस तो दे ही सकते थे वहां भी, बट इसे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा क्योंकि इसने 40 लाख की लिमिट क्रॉस कर दी। अब मेरा सेक्शन 22 का काम खत्म। अब मैं पूछ रहा हूं क्या ये कंपोजिशन ले सकता है, तो आप कहोगे एग्रीगेट टर्नओवर सेक्शन 10 में जो कही गई है वो 1.5 करोड़ की है, और 1.5 करोड़ के टाइम पे 7 लाख को शामिल नहीं करना, तो मतलब अभी 40 लाख ही है फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 10, ठीक है। तो यहां पे ये चीजें ध्यान रखनी है, और इवन इस व्यक्ति को टैक्सेस भी सिर्फ 40 लाख पे देने पड़ेंगे, ना कि 47 लाख पे। तो जो 1% पे करेगा ये 40 लाख का पे करेगा, ठीक है। चलिए, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि जब हम एग्रीगेट टर्नओवर की बात करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 10, तो उसमें ये वाली सर्विस शामिल नहीं होगी, ठीक है। अब ये 75 लाख की लिमिट हमने कहा स्पेशल स्टेट्स के लिए, तो वो स्पेशल स्टेट कौन कौन से हैं, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ये 8 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। ये 8 राज्य ऐसे हैं जहां पे आपके पास टर्नओवर की लिमिट फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन 75 लाख ही रहने वाली है। मतलब अगर आप इन राज्य में काम कर रहे हो एंड आपकी टर्नओवर 75 लाख से ज्यादा हो गई, तो अब आप कंपोजिशन के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। इसके अलावा जितने भी स्टेट है वहां पे आपको 1.5 करोड़ की हायर लिमिट मिलती है, जिसमें असम और जम्मू कश्मीर में भी याद रखना है स्पेशल स्टेट्स है, बट स्टिल इन्हें आपको 1.5 करोड़ की लिमिट ही देनी है। चलिए सर, क्या हो अगर हम ड्यूरिंग द ईयर लिमिट क्रॉस कर दें, तो आपको उसी समय कंपोजिशन स्कीम को छोड़कर वापस रेगुलर टैक्स पेयर स्कीम में आना पड़ेगा। अगर आपने लिमिट क्रॉस कर दी तो आप कंपोजिशन के लिए इनएलिजिबल हो जाते हो एंड यू हैव टू स्विच टू रेगुलर स्कीम। चलो, इसके बाद कुछ छोटे छोटे पॉइंट जो ध्यान रखने, सर क्या कंपोजिशन स्कीम वालों को आईटीसी मिलता है, द आंसर इज नो। तो सर क्या कंपोजिशन वालों को सेक्शन 9(3) जो हमने कल पढ़ा था आरसीएम का, वो टैक्स पे करना होता है, द आंसर इज यस। आरसीएम की टैक्सेस की लायबिलिटी कंपोजिशन डीलर पे भी आती है अनलेस अदरवाइज एग्जम्प्टेड। लाइक सिक्योरिटी सर्विस वाले में एक एग्जम्पशन थी, वरना नॉर्मल रहता है। जहां जहां पे भी रजिस्टर्ड पर्सन बोला गया है वहां कंपोजिशन वालों को भी आरसीएम का टैक्स भरना पड़ेगा। तो क्या सर वो डेड कॉस्ट है, उनके लिए कोई फायदा नहीं मिला फिर भी पैसा गया, द आंसर इज यस। वैसे तो गवर्नमेंट को ये नोटिफाई करना चाहिए कि जो कंपोजिशन डीलर है उन्हें आरसीएम नहीं भरना, बिकॉज आप सोचिए उन सबको आप बाकी सारे टैक्सेस से माफ करके ही 1-2% टैक्स पर पे करवा रहे हो कि ताकि वो उतना भरे और उनका काम खत्म हो जाए। बट गवर्नमेंट फिर भी कहती है भाई आप आरसीएम भी भरो 5%, 7%, 15%, जहां जो बनता है। तो उनके लिए वो एडिशनल कॉस्ट है, बिकॉज आईटीसी उन्हें कभी मिलना नहीं है, वो कैश में भरते जाते हैं और उनका एक्सपेंस उनके ऊपर बर्डन बढ़ता जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कंपोजिशन टैक्स पेयर छोटे टैक्स पेयर होते हैं, तो ये चीज उन्हें हर बिजनेसमैन जो उनसे डील करने आएगा उन्हें बतानी है, क्योंकि देखिए कंपोजिशन टैक्स पेयर जब माल बेचेगा तो कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए ये चीज आपको भी ध्यान रखनी है। ये ऐसा कई बार पाया गया है, प्रैक्टिकल सिचुएशन के हिसाब से बता रहा हूं। हम रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं, वहां पे हम खाना खाते हैं, बिल आता है तो बिल में 5% जीएसटी लगा होता है, बट आप जीएसटी की गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाकर उस व्यक्ति का जीएसटी नंबर सर्च कर सकते हो और वो देख सकते हो कि क्या ये रेगुलर टैक्स पेयर है या कंपोजिशन। कुछ केसेस में ऐसा पाया गया है कि कंपोजिशन टैक्स पेयर था वो बंदा, और स्टिल लोगों की अनअवेयरनेस की वजह से वो बिलों में जीएसटी चार्ज करते थे और 5% कस्टमर से ही कलेक्ट कर लेते थे, जो कि उन्हें खुद की जेब से पे करना होता है। तो आप ये अवेयरनेस खुद लगा सकते हो, आप देख सकते हो कि जो बंदा हमसे 5% ले रहा है क्या कहीं ये रेगुलर टैक्स पेयर की जगह कंपोजिशन डीलर तो नहीं है, और अगर ऐसा है तो फिर वो आपसे टैक्सेस नहीं ले सकता। दूसरी बात, जब आपने टैक्स दिए नहीं है तो आपका आईटीसी लेने का तो कोई सवाल भी नहीं बनता। चलिए, तो कंपोजिशन वालों को साफ साफ बताना होता है भाई हम छोटे टैक्स पेयर हैं,
हमसे ज्यादा कुछ नहीं उम्मीद रखना, ना तो हम टैक्सेस लेंगे आपसे, ना हम आपको कोई टैक्सेस का आईटीसी देंगे। तो क्या बोला गवर्नमेंट ने कि आपको मेंशन करना है क्या, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्सेस ऑन सप्लाईज, ये लिखना है ताकि सबको पता हो कि हाँ भाई ये टैक्स नहीं ले सकता। और ये आपको जो भी बिल बनाया जाएगा उस बिल के बिल्कुल टॉप पे लिखना है। जो टैक्स वाले बिल होते हैं उन्हें टैक्स इनवॉइस कहते हैं, और जो ऐसे बिल जिनमें टैक्स ना लगाया जाए उन्हें बिल ऑफ सप्लाई कहते हैं। लाइक अगर आप एग्जाम प्रोडक्ट बेचते हो तो आप बिल ऑफ सप्लाई बनाते हो। लाइक अगर आप कंपोजिशन डीलर हो तो आप कस्टमर से पैसा नहीं ले सकते टैक्सेस का, तो अगेन आप बिल ऑफ सप्लाई बनाते हो। इवन कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन ऐसा लिखना पड़ेगा उन्हें अपने हर नोटिस बोर्ड या साइन बोर्ड के ऊपर भी, जहां आप अपना नाम लिखते हो वहां पे आपको साथ में लिखना पड़ेगा कि हम कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है। चलो अगला पॉइंट मैं बता चुका हूं, ये बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हैं रादर देन टैक्स इनवॉइस। नेक्स्ट, कंपोजिशन स्कीम आप कब ऑप्ट कर सकते हो? सर या तो आप रजिस्ट्रेशन के समय ही ऑप्ट कर सकते हो कंपोजिशन स्कीम। दैट मींस जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए आ रहे हो तो उसी टाइम पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि वेदर यू वांट टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन, यस और नो, आप वहां पे यस और नो बता सकते हो। बट अगर आपका शुरुआत में मन था कि हम रेगुलर टैक्स पेयर के तौर पर रजिस्टर हो जाएं, 3 महीने बाद जब सीए बार बार चक्कर लगाने लगा, जी बिल दो, रिटर्न भरनी है, जीएसटी भरना है, आईटीसी कितना लिया है, सारी चीजें बोलने लगा, तब आपको लगा यार ये तो झंझट है। तो अब आपने सोचा कि हम कंपोजिशन स्कीम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या कन्वर्जन भी पॉसिबल है या हमें नया जीएसटी लेना पड़ेगा? द आंसर इज आपका कन्वर्जन हो सकता है। अगर आपने रेगुलर स्कीम में रजिस्ट्रेशन लिया था तो क्या इसे लेटर ऑन कंपोजिशन में हम कन्वर्ट करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं। बट एक चीज ध्यान रखना, ड्यूरिंग द ईयर कभी आप रेगुलर से कंपोजिशन में नहीं जा सकते। अगर मैं रेगुलर टैक्स पेयर हूं और मैं कंपोजिशन में जाना चाहता हूं तो जिस साल मेरे मन में ये ख्याल आया है कि मैं कन्वर्जन करवा लूं, मुझे उस साल पूरा वेट करना पड़ेगा। मेरा कन्वर्जन अगले फाइनेंशियल ईयर से ही शुरू हो सकता है, यानी कि नया फाइनेंशियल शुरू होने से पहले मुझे ऑप्ट करना पड़ेगा कि मैं कंपोजिशन लेना चाहता हूं, फिर गवर्नमेंट कहेगी चलो अगले साल से अब आपके लिए सिंप्लीफाइड स्कीम शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर एक कंपोजिशन वाले के मन में ख्याल आ जाए कि मुझे तो रेगुलर टैक्स पेयर बनना है, तो गवर्नमेंट उसी टाइम कहती है आ जाओ आ जाओ, आप ज्यादा टैक्स दोगे फिर हमें, आ जाओ, आपको हम मोस्ट वेलकम करते हैं कि आप हाथों हाथ चेंज हो सकते हो। दैट मीन्स कंपोजिशन से रेगुलर में वेट नहीं करना पड़ता, इमीडिएटली मिड ऑफ द ईयर भी आप चेंज हो सकते हो, लेकिन रेगुलर से कंपोजिशन में जाने के लिए आपको नए फाइनेंशियल ईयर का वेट करना पड़ेगा। चलिए एक और चीज ध्यान रखना, अगर आपका पूरे इंडिया में 5 जगह पे जीएसटी नंबर है, रजिस्ट्रेशन अलग अलग स्टेट में, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि 3 राज्यों में आपने कंपोजिशन ले लिया, 2 में रेगुलर स्कीम। या तो पूरे इंडिया में आपके पेन पर सिर्फ कंपोजिशन स्कीम चलेगी या फिर पूरे इंडिया में रेगुलर स्कीम, यानी कि या तो पांचों पे रेगुलर स्कीम लो या पांचों पे कंपोजिशन, आप दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते। ठीक है, ये पॉइंट यहां पे लिखा गया है। नेक्स्ट, विड्रॉ आप कर सकते हो कंपोजिशन स्कीम से, जो सुओ मोटो हो सकता है, जब भी आपका मन करे उसी टाइम निकल जाना और रेगुलर में चले जाना। कुछ जीएसटी के कंप्लायंसेस जरूर होते हैं वहां पे जो आपको फॉलो करने होते हैं। दूसरा, आप अगर इनएलिजिबल हो जाते हो तो फिर मजबूरी है, आपको कंपोजिशन छोड़ना पड़ेगा। सर हम इनएलिजिबल कब हो जाएंगे? आपने इंटरस्टेट सप्लाई कर दी या आप टर्नओवर की लिमिट को क्रॉस कर देते हो तो आप इनएलिजिबल हो और आपको इन स्कीम से जो है बाहर निकल के रेगुलर में जाना पड़ेगा। चलिए, साथ ही में ऐसा भी हो सकता है कि आपके प्रॉपर ऑफिसर को डाउट है कि आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं लेनी चाहिए, आप एलिजिबल ही नहीं हो। पीओ को लगता है कि आप एलिजिबल नहीं हो, लाइक पीओ को लगता है आप इंटरस्टेट सप्लाई करते हो, तो प्रॉपर ऑफिसर कह रहा है भाई तुम एलिजिबल ही नहीं हो। तो प्रॉपर ऑफिसर ऐसे केसेस में आपको एक शो कॉज नोटिस इशू कर सकता है कि भाई तुम गलत आए हो, यहाँ पे आपको रेगुलर में जाना चाहिए, आप कंपोजिशन में क्यों आ गए हो। तो फिर आपको उसका शो कॉज का नोटिस देना होता है। आप अगर आपके ऑफिसर के ऑर्डर से खुश नहीं हो तो आप अपील कर सकते हो कि इन्होंने धक्के से हमें रेगुलर स्कीम में डाला है, हम कंपोजिशन के लिए एलिजिबल है। वो एक लेटर ऑन का मैटर होता है। चलिए, इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये व्यक्ति टैक्स क्वार्टरली पे करते हैं। कंपोजिशन डीलर चाहे 10(1) हो चाहे 10(2)A हो, आपको टैक्सेस क्वार्टरली भरने होते हैं CMP 08 के थ्रू, और ये कब भरनी होती है? क्वार्टर एंड के बाद 18 को। तो अप्रैल से लेके जून का टैक्स आप 18 जुलाई को पे करते हो, जुलाई से सितंबर का 18 अक्टूबर, अक्टूबर से दिसंबर का 18 जनवरी और जनवरी से मार्च का 18 अप्रैल। ये टाइम लिमिट रखी गई है CMP 08 को फाइल करने की। तो सर टैक्सेस कितने बार भरने हैं? साल में 4 बार, बट रिटर्न सिर्फ एनुअल बेसिस पे एक बार भरनी है, GSTR 4, जिसकी ड्यू डेट होती है 30 अप्रैल।
आपके अगले साल की 30 अप्रैल, मतलब फाइनेंशियल ईयर 24-25 की अगर मैं बात करूंगा तो 31 मार्च 2025 को साल खत्म होगा और उसके 30 दिनों बाद यानी कि 30 अप्रैल तक आपको GSTR 4 फाइल करनी होती है, जो कि एनुअल रिटर्न होती है कंपोजिशन डीलर के लिए। साल में एक बार भरवाई जाती है और ये भी बहुत सिंप्लीफाइड है, इसमें बहुत कुछ ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाता। आपको कोई ITC नहीं मिलेगा, आप लोगों से कोई टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते और जो भी भरना है आपको खुद भरना है, अपनी जेब से भरना है और इवन कैश में भरना है। तो ये एक सिंप्लीफाइड स्कीम है जो गवर्नमेंट ने कंपोजिशन डीलर्स के लिए लॉन्च किया है। आई होप आपको ये समझ में आ गई एंड हमारे 2 सेक्शंस इस चैप्टर के सेक्शन 9 चार्ज ऑफ द GST और सेक्शन 10 कंपोजिशन स्कीम कंप्लीट हुए। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है चार्ज का, जो हमने सिर्फ और सिर्फ 2 क्लासेस में पूरा कर लिया। मेरा टारगेट है कि मैं विद इन 30 क्लासेस जो इसे पूरा रिवाइज करवा दूं आपको GST। तो अभी हमारी 6 क्लासेस हुई हैं, 2 चैप्टर हमने कर लिए। अब नया टॉपिक जो हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करने वाले हैं, जो मेन पिलर्स है GST के, जो 3 पिलर मैं मानता हूं GST के लिए सबसे जरूरी है, वो हम करने वाले हैं। हमने समझ लिया है कि GST कैसे लगाया जाता है, कब GST जो है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है, लाइक रजिस्ट्रेशन की लिमिट क्या है, कब कब आप रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल हो, चार्जिंग पॉइंट क्या है GST के अंदर, RCM FCM क्या होता है ये हम समझ चुके हैं, कब कब RCM लगता है ये हम समझ चुके हैं, और कंपोजिशन स्कीम क्या है। अब हम 3 इंपॉर्टेंट पिलर पे आएंगे, वो है टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई। टैक्सेस लगेंगे तो किस समय लगेंगे, टैक्सेस लगेंगे तो किस कीमत पे लगेंगे, एंड टैक्सेस लगेंगे तो कौन से लगेंगे, इंटरस्टेट, इंट्रास्टेट, कौन सी टाइप की सप्लाई मानी जाएगी, वो डिपेंड करता है प्लेस ऑफ सप्लाई पे। तो ये 3 चैप्टर हम आगे पढ़ने वाले हैं, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई। चलिए ये नेक्स्ट क्लासेस से हम शुरू कर देंगे, फास्टली इन्हें भी सॉल्व करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप जो किया है वो सारा पढ़ लीजिए एंड अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई भी कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।